हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि क्लास 10th का हमारा टॉपिक है, जो लेसन चल रहा है। तो अब जानते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम में क्या होता है। तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो कोल एंड पेट्रोलियम होता है वो कैसे बनता है। वो बनता है बहुत कई सालों में बायोमास से, विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस। यानी कि वो बायोमास जो बहुत सारी बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस में सब्जेक्टेड हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ा है, उसकी वजह से फिर वो धीरे धीरे कोल एंड पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि कई सालों में ये बनता है। ठीक है, बायोमास से बनता है ये। बायोमास मतलब कि पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी मर जाते हैं, तो वो जब मिट्टी में दब जाते हैं, समुद्रों में जब दब जाते हैं, तो उससे ये बनता है। ठीक है, कोल इज़ द रिमेन्स। अब कोल क्या है? कोल इज़ द रिमेन्स ऑफ ट्रीज, फर्न्स एंड अदर प्लांट्स दैट लिव्ड मिलियन एगो। तो कोल क्या है? रिमेन होता है किसका? ट्रीज़ का, फर्न्स का और प्लांट्स का, जो कि बहुत साल पहले वहाँ पे थे और फिर वो नीचे दब गए और अंदर ही दब के रह गए। ठीक है, These were crushed into the earth, perhaps by earthquake और volcanic eruption। ये मिट्टी के अंदर ही दब गए, उसके अंदर घुस गए, कैसे भी अर्थक्वेक की वजह से, या आप कह सकते हैं वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, किसी न किसी कारण से मिट्टी के अंदर दब गए और ये अंदर ही रह गए। तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर हुआ, तो ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए कोल और पेट्रोलियम में। ठीक है, दे वर प्रेस डाउन बाई लेयर्स ऑफ अर्थ एंड रॉक। और ये नीचे दबते गए किसकी वजह से? लेयर्स ऑफ अर्थ और रॉक से। ठीक है, दे स्लोली डिकेड इनटू कोल। और फिर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए? ये कोल में कन्वर्ट हो गए। तो देखिए इस तरह से हमारा क्या बन गया? कोल बन गया, यानी कि कोयला इस तरह से बन गया। ये हो गया कोयला बनने की बात। आफ्टर दिस विल टॉक अबाउट ऑयल एंड गैस। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑयल एंड गैस, oil and gas are the remains of millions of tiny plants and animals that lived in the sea। जब ऑयल एंड गैस की बात हो रही है तो सी की बात आएगी यहाँ पे। तो ये कैसे बने हैं? ये बने हैं जो मतलब सी में जो मिलियंस ऑफ टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स जो दब गए हैं अंदर, उनसे ये बना है। व्हेन दे डाइड देयर बॉडी सैंक टू द सी बेड एंड वर कवर्ड बाय सिल्ट। जब ये मरे, व्हेन दे डाइड देयर बॉडी, उनकी बॉडी कहाँ चली गई? नीचे चली गई। ठीक है, सी बेड में। एंड वर कवर्ड बाई सिल्ट, और वो सिल्ट से कवर हो गई। बैक्टीरिया अटैक द डेड एनिमल्स। जो भी डेड रिमेन्स थे उनको बैक्टीरिया ने अटैक किया। टर्निंग दम इनटू ऑयल एंड गैस अंडर द हाई प्रेशर दे वर बीइंग सब्जेक्टेड टू। तो अंडर हाई प्रेशर, वहाँ पे हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर बढ़ा, दबाव बढ़ा, तो बैक्टीरिया ने इन लोगों को कन्वर्ट कर दिया धीरे धीरे। जो भी डेड रिमेन्स थे सभी चीज़ों को बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर दिया धीरे धीरे। किस में? ऑयल और गैस में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें ये याद रखना है कि ये धीरे धीरे ऑयल और गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मीनवाइल द सिल्ट वॉज स्लोली कंप्रेस्ड इनटू रॉक। धीरे धीरे ये जो सिल्ट थी ये भी धीरे धीरे रॉक में कंप्रेस हो गई। द ऑयल एंड गैस सीप्ड इनटू द पोरस पार्ट ऑफ द रॉक। जो भी ऑयल एंड गैस थी ये धीरे धीरे कहाँ चले गए? पोरस पार्ट ऑफ द रॉक में चले गए। एंड गॉट ट्रैप्ड लाइक वाटर इन स्पंज। और ये वाटर की तरह ट्रैप्ड हो गए, जैसे वाटर स्पंज में ट्रैप हो जाता है उसी तरह से उसके अंदर ये ट्रैप हो गए रॉक्स के अंदर। दे गॉट ट्रैप लाइक वाटर इन स्पंज। ये किस तरह से ट्रैप हो गए? जैसे कि वाटर स्पंज में अंदर बीच बीच में ट्रैप होता है, उसी तरह से ये भी अंदर जाके ट्रैप हो गए, अंदर जाके फंस गए। तो ऑयल और गैस अंदर पूरा पैक हो गया, आप कह सकते हो, दबाव की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से। ठीक है, और ये क्या है? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। ये फॉसिल फ्यूल्स हैं क्योंकि ये डेड रिमेन से बने हैं, इसीलिए कोल एंड पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिए। इसके बेसिस पर अगर कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो उसको भी ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए हमने फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम अच्छे से समझ लिया है। ठीक, तो आपने देख लिया कि कोल कैसे बन रहा है और
पेट्रोलियम कैसे बन रहा है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। तो आपको पता है भाई ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ रखा है आपने। कार्बन कंपाउंड जो होते हैं ईजिली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबस्शन। तो एक चीज़ याद कर ली कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो ईजिली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं कंबस्शन करने पर, ठीक है ना। तो अब आपको यही याद रखना है कि जो कार्बन कंपाउंड है वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कंबस्शन में। और इसके अलावा वी हैव रिएक्शंस इन विच एल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें क्या होता है, एल्कोहल्स जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे देखो CH3 CH2OH है, एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट किया और एस्टिफाइड K2 Cr2O7 प्लस हीट किया तो CH3COH बन गया। We see that some substances are capable of adding oxygen। हमने देखा कि कुछ सब्सटेंस जो है इस केपेबल होते हैं कि वो ऐड कर सके ऑक्सीजन टू अदर्स, दूसरों को ऑक्सीजन दे सकते हैं, ठीक है। These substances are known as oxidizing agent। तो ऐसे सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीजन दे सकते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीजन दे सकते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल टू एसिड। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं अल्कोहल को एसिड में। दैट इज़ एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं स्टार्टिंग मटेरियल को। हैंस दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जो एजेंट किसी भी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन ऐड करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो जो एजेंट ऑक्सीजन ऐड करे दूसरे को वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक। ये आपको याद रखना है, यानी कि जो एजेंट ऑक्सीजन ऐड करे दूसरे को वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ये दोनों ऑक्सीडाइज कर रहे हैं अल्कोहल को, किसमें, एसिड्स में। ये ऐड कर रहे हैं ऑक्सीजन उसमें, एल्कोहल में, ठीक है। इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो भी ऑक्सीजन ऐड करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। इसके बाद देखिए दूसरा है एडिशन रिएक्शन। सो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो भी हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको याद कर लीजिए कि जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें हाइड्रोजन ऐड होती है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है हाइड्रोजन ऐड करते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जैसे कि पैलेडियम या निकल, तो वो क्या देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को डिफरेंट रेट से होने में मदद करते हैं, उसकी रेट को तेज कर देते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है, सब्सटेंसेज दैट कॉज द रिएक्शन टू अकर और प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। और रिएक्शन में वो खुद इफेक्ट नहीं होता है कैटलिस्ट, लेकिन रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। दिस रिएक्शन इज़ कॉमनली यूज इन दी हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। और ये रिएक्शन मेनली हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स में यूज़ होता है यूजिंग निकल कैटलिस्ट, और वहाँ पे निकल कैटलिस्ट का यूज़ होता है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है एडिशन रिएक्शन, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स करते हैं, जिसमें हम निकल कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल होता है तो उसमें हम निकल कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। और वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स। जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं इनमें जनरली क्या होता है, लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती हैं। वाइल एनिमल फैट्स हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन्स। लेकिन जो एनिमल फैट्स होते हैं उसमें सैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए ये मान लीजिए एक सिंपल सा एक हमारा एक फॉर्मूला बना है, तो अगर इसमें हम निकल कैटलिस्ट और H2 ऐड कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जा रहा है, ठीक है।
तो बोल रहा है कि यू मस्ट हैव सीन एडवर्टीजमेंट स्टेटिंग दैट सम वेजिटेबल्स ऑयल्स आर हेल्दी। आपने सुना ही होगा। तो एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड। जो एनिमल फैट्स होते हैं इसमें जनरली क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। जो एनिमल फैट्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए। ऑल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। जो मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाले ऑयल्स होते हैं उनको यूज़ किया जाना चाहिए कुकिंग के लिए। तो इसलिए बोलते हैं कि जो एनिमल फैट्स होते हैं जनरली उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है तो उसको नहीं खाना चाहिए। तो विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ, वो मेनली हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। तो ये हेल्थ के लिए हार्मफुल है इसलिए इसको बोल रहा है कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो उसको चूज़ करना चाहिए कुकिंग के लिए। तो आपको याद रखना है कि कुकिंग के लिए वो ऑयल चूज़ करना चाहिए जिसमें क्या हो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो। ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने 2 पॉइंट यहाँ कवर कर लिए हैं, एक एडिशन रिएक्शन और एक ऑक्सीडेशन और ये फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इतना आप अच्छे से रीड करिए, अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, पूरा समझिए एक एक चीज़, पूरा लेक्चर ध्यान से सुनिए, एक एक चीज़ को रीड करिए। इसके बेस पे जितने क्वेश्चन आंसर्स आप कर सकते हैं उसको करिए। इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू करेंगे। ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपको करने हैं। फिर ये सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी चल रहा है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है और थोड़ा थोड़ा हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें, नोट्स बना सकें, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकें और साथ में आप लर्न भी कर सकें। और ये समरी भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, बट आप थोड़ा सा रिप्लाई करा करिए। आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, ग्रुप में रिप्लाई कीजिए, क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, कुछ ना कुछ पूछिए। आप लोग कुछ पूछते ही नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको आप शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके और ताकि ज़्यादातर लोगों की हम हेल्प कर सकें, इसलिए प्रेजेंटेशन बनाया गया। और ये क्लास 10th के बच्चों के लिए तो स्पेशली है ही है और ये उन सभी के लिए हेल्पफुल है जो किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जो किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक लेवल की साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल ज्ञान गंगा पर आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक की पूरी साइंस मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको पूरी साइंस मिल जाएगी जो बेसिक लेवल के एग्ज़ाम में हर जगह जो बेसिक लेवल का साइंस होता है उसमें आपको ये हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।